नाज़रीन आदाब, आईने हिंद से मुताल्लिक़ खुसूसी प्रोग्राम इंसाफ का दरवाज़ा लेकर हाजिर खिदमत हूँ। मैं आपका मेज़बान अतर सईद। और नाज़रीन, हमारा आज का मौजू है दास्ताने मज़ालिम। नाज़रीन, हमारे मुल्क में हर तरह की कौमें रहती आई हैं, बहुत खलूस के साथ रहती आई हैं। मुख्तलिफ़ कौम व मिल्लत के लोग नहायत खुशी के साथ यहाँ पर रहते हैं, इत्तफ़ाक़ के साथ रहते हैं, इत्तेहाद के साथ रहते हैं। लेकिन हमारे आइन ने, हमारे क़ानून ने सबको एक ख़ास किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दिया है, उनके हुकूक़ तय किए हैं। और इसी सिलसिले में SC ST, दलितों और दीगर इस तरह की कौमों के लिए भी ख़ास तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है। तो आइए नाज़रीन, बहुत ही तफ़सील से देखते हैं कि SC ST, आदिवासी और दीगर इस तरह की कौमें जो कि दूर दराज गाँवों में रहती हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए कानून क्या कहता है, किस तरह के हुकूक़ उन्हें हासिल हैं। SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 के तहत SC ST का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। दर्ज फहरिस्त ज़ात और दर्ज फहरिस्त कबाइल यानी SC ST को जुल्म व तासुब से बचाने के लिए खुसूसी कानून बनाए गए हैं। आर्टिकल 335/46/338/334/16/15 में SC ST के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें नौकरियों में अव्वलियत देने की बात कही गई है। आईन में कहा गया है कि रियासती हुकूमतें SC ST तबके के समाजी और तालीमी फ़रोग़ के लिए खुसूसी कानून बना सकती है। आईन के इन्हीं क़वानीन के तहत रियासती हुकूमतें और मरकज़ी हुकूमत SC ST तबके के लिए नौकरियों, तालीम और दीगर प्रोग्रामों में रिजर्वेशन देती है। SC ST तबके को आला तबके के जुल्म से बचाने के लिए रियासतों ने SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 पर होने वाले मुजालिम से महफूज रखने वाला कानून बनाया है। इस कानून के तहत SC ST पर जुल्म करना संगीन जुर्म करार दिया गया है। ये गैर जमानती जुर्म है। SC ST को डराकर या धमकाकर कोई उनकी जमीन अपने नाम ट्रांसफर न करा ले, इसलिए ज्यादातर रियासतों में SC ST की जमीन आम या आला तबके के खरीदने पर पाबंदी है। SC ST की जमीन गैर SC ST तबके के आदमी के नाम ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर कभी ऐसा होता है तो जमीन ट्रांसफर करने से पहले DM की इजाजत लेनी पड़ती है। तो देखा आपने नाजरीन, हमारे आईन हिंद में SC ST के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जुल्म ज़्यादती से उनको महफूज रखने के लिए, उनको फ़ायदा उठाने के लिए और एक बेहतर ज़िंदगी देने के लिए क्या क्या इक़दामात किए गए हैं और उनका किस तरह से मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल हो सकता है। नाज़रीन, अगर समाज का आला तबका SC ST के साथ कोई जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, जबर करता है, उनके हुकूक़ को तोड़ता है, छीनता है, तो उसका इंतज़ाम कानून ने बहुत बेहतर तरीक़े से किया है और ऐसा करने वाला एक कानून की खिलाफ वर्जी करता है। इस मौजू पर बहुत ही तफसील से जानते हैं अपने आने वाले सेगमेंट गुफ्तगू में, जिसमें हमारे रिपोर्टर मुमताज़ आलम रिजवी बात कर रहे हैं माहिर कानून जनाब फ़िरोज़ गाज़ी साहब से। दास्ताने मज़ालिम में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंसान जो हुकूक़ मिले हैं हिंदुस्तान के शहरियों को, जो हिंदुस्तानी आइन में हुकूक़ मिले हैं, उनका किस तरीके से नफाज होता है और वो क्या इख्तियारात हैं कि जिनका इस्तेमाल करके कोई भी शहरी अपने हुकूक़ हासिल कर सकता है। हिंदुस्तान का कानून बहुत क्लियर तौर पे ये बात बताता है कि इस देश में हर सिटीजन्स, चाहे उसका कोई कास्ट हो, कोई धर्म हो, कानून के सामने सब बराबर हैं। आर्टिकल 14 क्लियर कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी हर शहरी को बराबर का हक हासिल है। उसके बाद आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हर हिंदुस्तान को सिर्फ यही नहीं कि ज़िंदगी के लिए अच्छे लवाजमात की ज़रूरत है, बल्कि उसको डिग्निफाइड यानी बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। फ़िरोज़ गाज़ी साहब, यकीनन जो 1950 में हमारा आइन बना वो बहुत अच्छा है
उसमें सबको बराबर के हुकूक दिए गए हैं। बावजूद इसके उसमें कुछ चेंज आए हैं। आखिर वो कौन सी तब्दीलियाँ हैं, वो कौन से नए कवानीन हैं कि जिसके तहत इंसान अपने को जुल्म से बचाता है और अपने हुकूक को हासिल करता है। देखिए, हमें बार बार शुक्रिया उनका करना चाहिए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। इसके बाद जब ये देखा गया कि इम्प्लीमेंटेशन कायदे से नहीं हो रहा है और उन शहरियों का जो कि गरीब और मज़लूम हैं उनको हक़ नहीं मिल रहा है, तो उसके मुतल्लिक कोशिश की गई। रिज़र्वेशन उसी की एक कड़ी थी, लेकिन रिज़र्वेशन से सिर्फ़ और सिर्फ जो है एक तबका को फ़ायदा हुआ जो कि उस फहरिस्त में, उस शेड्यूल में आते थे। बाकी जो लोग शेड्यूल में नहीं आते थे उनको फ़ायदा नहीं हुआ। रिज़र्वेशन बेसिकली इसलिए प्रोविज़न है, प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि एक लेवल फील्ड तैयार की जाए। और वो लेवल फील्ड तैयार करने का मकसद ये होता है कि जो लोग गरीब हैं, उनकी तालीम सही नहीं हो पाई है पैसे की कमी की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, उनको और उनके साथ एक साथ नहीं रखा जा सकता है जो कि सदियों से तालीम याफ्ता हैं, उनके पास जायदाद ज़्यादा है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो इसलिए रिज़र्वेशन का जो प्रावधान रखा गया उसका मेन मकसद ये था कि उनको भी एम्पावरमेंट किया जाए जो कि इनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो रिज़र्वेशन देकर बेसिकली एक तबका को, जो कि कमज़ोर तबका था, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। अब इसमें जिनको रिज़र्वेशन से प्रोटेक्ट किया गया है तो उनका तो सीट एडमिनिस्ट्रेशन में उनके परसेंटेज के हिसाब से हो गया, लेकिन ऐसे ही गरीब कुछ ग्रुप ऐसा है जिनको इस किस्म का रिज़र्वेशन का प्रावधान नहीं दिया गया, जो कि वो बहुत पीछे छूट गए हैं। किसान अपने खेतों को बेच करके शहरों की तरफ आ रहा है। मज़दूर मज़दूरी करता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता है। आखिर इस जुल्म को किस तरीके से रोका जा सकता है और इसको रोकने के लिए हुकूमत ने क्या इक़दामात किए हैं? देखिए, विलेज डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम पहले भी था और अब भी है, लेकिन पहले के प्रोग्राम को सही तौर पे इस्तेमाल करने के लिए लोगों के पास ज़रिया नहीं था। इस बीच सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम ये आ गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास हो गया, जिसके तहत लोगों ने जानकारी लेनी शुरू की। और नतीजा ये हुआ कि अब गांव वाले भी ये पूछना शुरू कर दिए हैं इस कानून का सहारा लेते हुए कि हमारे यहाँ ये जो पैसे का एलोकेशन हुआ है इसका कहाँ इस्तेमाल हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, जिससे कि वे लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो मजबूर हो जा रहे हैं गाँव पर पैसा खर्च करने के लिए। और आप देखेंगे कि जब से मनरेगा वगैरह का नफाज हुआ है उसके बाद पलायन में कुछ कमी आई है। अब गांव पर भी बहुत सी फैसिलिटीज़ आई हैं, लेकिन उतनी नहीं आ पाई हैं जितना चाहिए था। पिछले 8-10 साल का अगर हम डेवलपमेंट देखें तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इस दिशा में जा रहा है कि एक रोज़ ऐसा आ सकता है कि गांव के लोग भी गांव के साफ़ सुथरा हवा में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि वो शहर के पॉल्यूशन के माहौल में दौड़ें, और वो दिन दूर नहीं है। यकीनन आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात की है, लेकिन राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल उसी वक्त हो सकता है फिरोज़ गाजी साहब जब आदमी के पास इल्म हो, वो तालीम याफ्ता हो। अगर उसके पास तालीम नहीं है, इल्म नहीं है, तो जाहिर है उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो राइट टू एजुकेशन भी हुकूमत ने बनाया है। तो इस सिलसिले में आपको क्या कहना है, क्या शहर और गांव के लोग इस कानून का, इस अमेंडमेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, इसी तरह से वेलफेयर लेजिस्लेशन में राइट टू एजुकेशन आया है सामने। राइट टू एजुकेशन जैसा लेजिस्लेशन भी दुनिया में बहुत कम जगहों पे है, बशर्ते ये कि इसको लोग इस्तेमाल करना जान जाएं। बहरहाल जिसमें वो प्रावधान है कि हर उस बच्चे को जिसकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल तक है, उसको लाजमी है कि उसके वालिदैन, उसके माँ बाप उसको स्कूल भेजें। अगर स्कूल नहीं भेजा जा रहा है 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, तो उनका वह निगलिजेंस है, और वो निगलिजेंस जो है पनिशेबल है। तो इस तरह से स्कूल्स का मयार भी बढ़ेगा गांव में, वालिदैन को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा, और वो एक दिन आ जाएगा जबकि हम ये कह सकते हैं कि इस लेजिस्लेशन के हवाले से कि अगले एक जनरेशन में हम बहुत ही शान से कह सकते हैं कि हमारा देश भी 100% शिक्षित देश है। हमारे खुशकिस्मती ये है कि राइट टू अप्रोच टू द कोर्ट, यानी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना इंसाफ के लिए, ये सिर्फ कानूनी तौर पे ही लाजमी नहीं है, बल्कि ये फंडामेंटल राइट्स का एक हिस्सा है।
कि हर सिटीजन्स को ये हक है कि उसके साथ जब ज़्यादती हो तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का उसको हक है, और इस हक का इस्तेमाल करने के लिए लाजमी है कि शिक्षित होना ज़रूरी है। लेकिन आगे अगर आप और देखें तो उसमें चूँकि एक कॉमन लॉ का सिस्टम हमारे यहाँ चला आ रहा है, जहाँ एडवोकेट्स और टीचर्स इनकी सोसाइटी में बहुत अहमियत है। तो जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, इस किस्म के कानून का इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। आपने अभी बताया कि एससी एसटी या माइनॉरिटी या पसमानदा तबकात, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनके जो हुकूक थे वो आज़ादी से लेकर अब तक नहीं मिल सके, आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? क्या कानून न जानना या इसका सही इम्प्लीमेंटेशन न होना? देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। कानून क्या हक देता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसे तत्व सामने आ गए हैं जिनकी वजह से सही मानों में कानून का नफाज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जालिम का जुल्म अब भी कंटिन्यू है जो 1947 से पहले था। और जो मज़लूम हैं, जो दलित हैं, जो कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जबकि कानून की पहली ज़िम्मेदारी ये है कि जालिम को जुल्म करने से रोके और मज़लूम की हिफाजत करे। उस ज़माने में जो डिस्कशन चला था वो अछूत के ऊपर चला था कि जो लोग अछूत हैं उनको स्पेशल प्रोविज़न की ज़रूरत है। इसके लिए प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट एक बनाया गया कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट, जिसके तहत यह है कि अगर शेड्यूल कास्ट के साथ अगर कोई सूचक नाम से उनको अगर एड्रेस कर रहा है तो वो पनिशेबल है, ऑफेंस है। इस किस्म का प्रावधान कोई माइनॉरिटीज़ के साथ नहीं किया गया है। लेकिन इधर मैंने देखा कि इस बात पर डिस्कशन चल रहा है जिसको कि आमतौर पे कम्युनल वायलेंस बिल कहते हैं, उसको लाने की कोशिश की जा रही है ताकि माइनॉरिटीज़ के साथ जो हेट कैंपेन चल रहा है उसके ऊपर लगाम लगाया जाए। और कम्युनल जो राइट्स होते हैं वो बेसिकली हेट कैंपेन का नतीजा ही होता है। पहले माहौल ख़राब किया जाता है तकरीर करके, और माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ मेजॉरिटी के एक तबकों को उकसाया जाता है हेट कैंपेन के ज़रिए। अगर ये बिल जो कि सरकार के अभी नज़र में है और सरकार कभी कभी वादा भी कर रही है कि लाएंगे, अगर उसको लाया जाए तो इस मसले को हल करने में बहुत ही आसानी होगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कह दूँ कि ये जो कम्युनल वायलेंस बिल है, इत्तफाक से मैंने इसको कई बार पढ़ा है, कई बार डिस्कशन में भी हिस्सा लिया है। माइनॉरिटीज़ के लिए भी अगर उसी किस्म का लेजिस्लेशन सरकार पास करे जिस किस्म का शेड्यूल कास्ट के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया है, तो ये सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम होगा। कमज़ोर तबका, माइनॉरिटी भी कमज़ोर तबका में आता है, इसको बचाने के लिए, इसके राइट्स को महफूज रखने के लिए। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा फिरोज़ गाजी साहब कि आप क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को, एनजीओज़ को, कि वो किस तरीके से माशरे में बेदारी पैदा करें और जो जुल्म का शिकार हैं वो अपने आप को जुल्म से बचा सकें और अदालत का सही से दरवाज़ा खटखटा सकें। इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, जुल्म का अगर सोशल लेवल पर हम क्लासिफिकेशन करें तो एक तो कि जो अमीर तबका है, मालदार तबका है, वो गरीबों के साथ कर रहा है, उनको मजलूम बना रहा है, उनके साथ जुल्म कर रहा है। दूसरी बात, अगर सोसाइटी को हम जेंडर में डिवाइड करें तो लाजमी है कि जो मेल हैं वो डोमिनेटिंग है, वो फीमेल के साथ ज़्यादती कर रहा है। इसी तरह से बहुत से गार्जियंस ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते हैं, उनके साथ ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती ये करते हैं कि बच्चे अगर ज़्यादा हैं तो भी पहला बच्चा अगर 10-11 साल का है तो उसको भेज देते हैं कि घर का कुछ इनकम बढ़ाए, कुछ सर्विस करे। इन सब के प्रिवेंशन के लिए, इन सब के राइट्स को महफूज करने के लिए सरकार ने कई किस्म के लेजिस्लेशन लाए हैं। चाइल्ड्स को एब्यूज़ को प्रोटेक्शन, चाइल्ड्स को प्रोटेक्शन के लिए कमीशन भी बना है। इसी तरह से वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बना है, माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बना है, और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप्स के प्रोटेक्शन के लिए, बैकवर्ड के प्रोटेक्शन के लिए बैकवर्ड कमीशन बना है। ये सब कमीशंस हैं, सबके साथ लेजिस्लेशन है। उसका इस्तेमाल भी अब हो रहा है। जैसे जैसे लोग तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं वैसे वैसे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक कानून की बात है, कानून तकरीबन
हर फील्ड पे बना हुआ है। बस ये है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करें, इस यहीं पर रोल जो है NGOs का आ जाता है। NGOs का अब ये रोल होता है क्योंकि सरकार मखसूस तबके और एक लिमिटेड रिसोर्सेज के हिसाब से चलती है। NGOs अगर इसमें आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन में हो जाता है और फिर सरकार के हाथ पैर लंबे हो जाते हैं। फिर जब सरकार के हाथ पैर लंबे होते हैं इसका मतलब ये होता है कि कानून की पहुंच वहाँ तक हो जाती है जहाँ तक आज से 5-10 साल पहले नामुमकिन था। तो यहाँ पर NGOs का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। कुछ NGOs हमारे यहाँ, इसमें दो राय नहीं है, बहुत सही काम कर रही हैं। कुछ जो NGOs बनी हैं सैकड़ों हज़ारों की तादाद में बन रही हैं, इसमें अभी काम करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद ये है कि अगले 5-10 साल में NGOs का एक अच्छा ग्रुप हमारे देश में तैयार होगा और इस तरह से कानून को सही तौर पे नाफिज करने के लिए ये NGOs बहुत ही कारआमद साबित होंगी। फिरोज़ गाज़ी साहब, आपने जो भी जवाबात दिए यकीनन वो हमारे नाजरीन के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यकीनन आप इस जवाबात से इत्तेफाक करते होंगे और इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल करेंगे, क्योंकि आज ये बात देखने को मिलती है कि जो आइन ने हमें हुकूक दिए हैं, ख्वाह वो शहर का रहने वाला हो, ख्वाह वो देहातों का रहने वाला हो, वो हुकूक हासिल करने में वो नाकाम रहता है। लेकिन इस प्रोग्राम के तहत आपको बेदार करने की कोशिश की गई। हमें उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। तो नाज़रीन, देखा आपने गुफ्तगू के तहत किस तरह से माहिर कानून हमें बता रहे थे कि SC/ST किस तरह से अपने हक़ को हासिल कर सकते हैं और किस तरह से आला तबके के लोगों से अपने आप को महफूज कर सकते हैं, उनके जुल्म से अपने आप को महफूज कर सकते हैं और किस तरह से खुशगवार ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। नाज़रीन, दलितों को जुल्म तशद्दुद से महफूज रखने के लिए हमारे कानून ने कई सारे इक़दामात किए हैं। इस सिलसिले में हमने बहुत सारी मालूमात तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवालात हैं और न सिर्फ हमारे सवालात हैं बल्कि उन तालिबे इल्मों के भी सवालात हैं जिनके जवाब उनको चाहिए जो कानून की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आइए रूबरू के तहत देखते हैं इन सवालात के जवाब, जिनके जवाब दे रहे हैं माहिर कानून। मेरा नाम अनम वासे है और मैं जामिया LLB 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ। और मेरा सवाल ये है कि अगर कोई वकील ज़ाती तौर पे रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ है तो क्या वो कोई केस उसके पक्ष में पूरी ईमानदारी से लड़ पाएगा? ये बहुत सारी मौके ऐसे आ सकते हैं कि किसी वकील के पास जो केस आए और वो उस पॉलिसी मेकिंग से जहाँ तक ताल्लुक़ है, पॉलिसी से ताल्लुक़ से मुत्तफ़िक़ ना हो। तो मैं समझता हूँ उसको दो चीज़ें अपनाना चाहिए। नंबर एक तो ये उसको पूरी अपने ज़ाती ख़यालात को बिल्कुल अलग रखते हुए पूरी तरीके से उसके केस के साथ इंसाफ करना चाहिए और उसका जो क्लाइंट है उसका पक्ष पूरी तरीके से रखना चाहिए। और अगर वो ये नहीं कर पाता, वो इससे सहमत नहीं है, तो उसको वो केस छोड़ देना चाहिए। वकील साहब ने ठीक कहा कि अगर वो उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, उसकी बुनियादी जो उसकी सोच है उसके ख़िलाफ़ है, तो उसे वो केस लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ तक केस लड़ने की बात है, हर इंसान की एक ज़ाती ज़िंदगी होती है और एक इज्तिमाई ज़िंदगी होती है, और इज्तिमाई ज़िंदगी में, सोशल ज़िंदगी में कोई भी वकील किसी भी तरह के केसेस लड़ सकता है आसानी के साथ। सर, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं फ़ैकल्टी ऑफ लॉ जामिया मिलिया इस्लामिया में फ़ाइनल ईयर का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर कोई गरीब, ख़ास तौर पे जब वो SC या ST से ताल्लुक़ रखता हो, क्या सरकारी वकील का उसके साथ कैसा बर्ताव रहता है ड्यूरिंग द ट्रायल? क्या सरकारी वकील उतनी ही ईमानदारी और मेहनत से उसको इंसाफ दिलाने की अपनी जद्दोजहद करता है जितना कि वो एक दूसरे आदमी के लिए करता है? वकील को तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरे तरीके से सबके लिए बराबर ही निभाना चाहिए। और इसमें जब वो वकील होता है तो वकील के सामने ये नहीं होता कि वो किस कम्युनिटी का है, किस मज़हब का है, किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसका जो केस है, उसके जो तर्क हैं, उसी पर ही कंसंट्रेट करना होता है और करना भी चाहिए। और अगर ऐसी चीज़ आती है कि वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहा है, तो मैं समझता हूँ हमारे इसकी एक खामी है और ऐसे नहीं आने देना चाहिए। लेकिन एक वकील के लिए वो सिर्फ एक क्लाइंट होता है, उसका केस होता है और उसी को ही पूरी ईमानदारी के साथ कोर्ट के सामने और जज के सामने उसको रखना चाहिए। मेरा नाम वसीम फ़िरोज़ है। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया LLB 3rd ईयर फ़ाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या वकालत के पेशे में भी SC ST कोटे की ज़रूरत है? क्या रिज़र्वेशन कोटा होना चाहिए या क्या इसकी ज़रूरत होती है? मैं समझता हूँ ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिसी का सवाल है
और गवर्नमेंट पॉलिसी लेती है, रिजर्वेशन है, सही है या नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। ये पूरे ही रिजर्वेशन का एक जो सिस्टम है उसी से ये ताल्लुक़ है। उसमें एक बहुत बड़ी बहस है, वो उसमें अगर जहाँ तक रिजर्वेशन का कोई प्रोसीजर है हमारे मुल्क के अंदर, तो वही चीज़ जो है, वही मसले जो है आप जुडिशरी में या आप जो बता रहे हैं कि वकील होना चाहिए, उसके भी वो एक ही मसले हैं। और अगर ये एक बहुत बड़ी बहस है और इसमें ही जो है पूरे उसी का एक हिस्सा है ये। जहाँ तक एससी और एसटी कैटेगरी के वकला की बात है और इनका रिज़र्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एससी और एसटी के लिए रिज़र्वेशन, जब आप वकालत की तालीम के लिए जाते हैं वहाँ उनके लिए रिज़र्वेशन मौजूद है, उनकी सीट्स हैं। जब आप जुडिशरी में सर्विसेज की बात है वहाँ उनके लिए एक रिज़र्वेशन है। जहाँ कानून के दायरे के अंदर रहकर कानूनी हुकूमत में कानूनी मराहत की बात है वहाँ उनके लिए रिज़र्वेशन है। लेकिन दिल्ली के अंदर तकरीबन जितने वकला हजरात हैं और उनकी तादाद एग्जैक्ट तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से रुजू करके पता चल पाएगा, लेकिन एससी एसटी वकीलों की भी खासी तादाद मौजूद है दिल्ली के अंदर। तो नाज़रीन, रूबरू के तहत अभी आपने देखा कि किस तरह से कानून की पढ़ाई पढ़ रहे तालिब इल्मों के सवालात के जवाब दे रहे थे माहिर कानून, यानी एससी एसटी मौजू पर क्या है कानून, कानून क्या कहता है, किस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है और किस तरह की सहूलियात का फ़ायदा उठा सकते हैं एससी एसटी, हमने बहुत ही तफसील से जाना। तो नाज़रीन, ये था इंसाफ का दरवाज़ा का आज का शुमारा, जिसमें हमने बात की एससी एसटी के हुकूक़ की और उनसे जुड़े कानून की। तो नाज़रीन, आइंदा शुमारे में एक नए मौजू के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए अतर को दें इजाज़त।